चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हार्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग हार्सी और चेस के प्रयोग के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए थे सबसे पहले ग्रिप्त साहब ने, लेकिन ग्रिप्त साहब के प्रयोग के बाद सिर्फ इतना पता चला कि कोई तो आनुवांशिक पदार्थ है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से स्थानांतरित हो रहा है आर स्ट्रेन में, जिसके कारण चूहे की मृत्यु हो रही है। बस ये ग्रिप्त साहब का ये एक्सपेरिमेंट था जो 1928 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, ग्रिप्त साहब का पता लगाने के लिए, यानी ग्रिप्त साहब ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया था कि कुछ तो है जिसका स्थानांतरण एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए एवरी के बाद मैक्लियोड और मैकार्टी, ये तीन वैज्ञानिकों ने पुनः ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है, ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर इसका जांच किए। अंततः ये पता चल गया, चूंकि इस एक्सपेरिमेंट के पहले 99% लोगों का मानना था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल था, यानी प्रोटीन ही वो आनुवांशिक पदार्थ था जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ था। लेकिन पता क्या चला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब मान लीजिए 99% लोग जहां बोल रहे हो कि इसमें प्रोटीन है और 1% लोग बोल रहे हैं नहीं डीएनए है, 1% लोग मान रहे थे डीएनए है, और 1% वाले लोगों का सच निकल जाए कि नहीं डीएनए ही था, तो 99% लोग फिर अभी मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं अभी हम कंफर्म नहीं है। तब उसके बाद फिर हार्सी और चेस का एक्सपेरिमेंट आया। अगर ये दोनों ही यहाँ तक, अगर लोग यहाँ तक मान गए होते, इनके प्रूफ से, इनके जो भी एक्सपेरिमेंट था उसे सब लोग सहमत होते, तो हार्सी चेस का एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़ा तो हल्का होता आपके लिए सिलेबस। लेकिन अब हार्सी और चेस भी नहीं माने, वो बोले कि चलो भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से आप संतुष्ट नहीं है तो हम एक और प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए वो क्या किए कि बैक्टीरियोफेज को लिए। उसके लिए ये किसको लिए? बैक्टीरियोफेज को लिए। ये बैक्टीरियोफेज हो गया। ये हो गया बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, यानी कि ये ऐसा वायरस है, ऐसा विषाणु है बैक्टीरियोफेज, हिंदी में इसको जीवाणु भोजी बोलते हैं, जो क्या करता है, ये बैक्टीरिया को भी संक्रमित करता है। तो इस प्रयोग में हम बैक्टीरिया से संक्रमित कराने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो हार्सी और चेस नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज को लिया, और एक बैक्टीरियोफेज नहीं, उन्होंने दो बैक्टीरियोफेज को लिया। इसलिए लिया क्योंकि इस दोनों बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग माध्यमों में विकसित कराना था। उसके लिए ये माध्यम क्या लिए हुए थे, जैसे इस बैक्टीरियोफेज को ये डेवलप करने के लिए एक मीडियम दिए, एक माध्यम दिए, जो माध्यम था सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरा था रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो ये क्या किए, इसको कहाँ ग्रो कराए थे, ये रेडियो एक्टिव, इसको ग्रो कराए थे ये रेडियो एक्टिव यानी विकिरण सक्रिय सल्फर में। बस समझ में, रेडियो एक्टिव सल्फर में इसे डेवलप किए थे। अच्छा, इसको कहाँ रखे, तो इसको रखा गया था रेडियो एक्टिव फास्फोरस में इसे रखे थे, यानी विकिरण सक्रिय, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकिरण सक्रिय सल्फर, इसको विकिरण सक्रिय फास्फोरस। बस समझ में आया। इस दो माध्यमों में ये अलग अलग बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराए थे, अलग अलग बैक्टीरियोफेज को रखकर इसको डेवलप कराए थे। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है कि उन्होंने जिस बैक्टीरियोफेज को सल्फर वाले माध्यम में रखे थे, उसमें उनको क्या दिखाई दिया था, उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, वहां उन्हें रेडियो एक्टिव प्रोटीन दिखा।
वहां उन्हें क्या दिखाई दिया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कुछ डेवलप हुए थे, यानी कि विकिरण सक्रिय प्रोटीन। यहाँ विकिरण सक्रिय सल्फर था, तो विकिरण सक्रिय सल्फर में रखे गए विषाणु में उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, यानी कि विकिरण सक्रिय प्रोटीन। और जिसको ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस में रखे थे, यानी विकिरण सक्रिय फास्फोरस में रखे थे, उस वायरस में, उस विषाणु में इन्हें क्या मिला था, क्या प्राप्त हुआ, तो सर वहां प्राप्त हुआ था रेडियो एक्टिव डीएनए प्राप्त हुआ था। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीएनए वहां प्राप्त हुआ। अच्छा, अब ये क्या किए, अब इसको 3 स्टेप में ये प्रोसेस पूरा हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में हुआ था। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन कौन से स्टेप में हुआ है। आप नीट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, उसमें आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हार्सी और चेस क्या किए थे सर, ये 2 तरह के बैक्टीरियोफेज को लिए थे। इसका नाम क्या है बैक्टीरियोफेज का, सर इस इस वायरस का नाम क्या है, तो इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में बोला जाता है जीवाणु भोजी नहीं बोलिएगा, जीवाणु भोजी। अच्छा आप सुनिए, अच्छा तो ये हो गया जीवाणु भोजी। अच्छा आप सुनिए, तो जीवाणु भोजी दोनों हो गया, इसमें भी हेड, नेक, कॉलर, टेल सारा पार्ट होता है इसमें भी। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या किए थे, बैक्टीरियोफेज को 2 अलग अलग माध्यमों में रखे थे। एक को रखे थे रेडियो एक्टिव सल्फर में, दूसरे को रखे थे रेडियो एक्टिव फास्फोरस में। रेडियो एक्टिव सल्फर जो था उसमें उन्हें रेडियो एक्टिव प्रोटीन दिखाई दिया, इसलिए क्योंकि प्रोटीन में सिर्फ सल्फर होता है। बड़ा समझ में आया, सल्फर जो है सिर्फ प्रोटीन में होता है। अच्छा, उसके बाद रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है उसमें उनको क्या विकसित होते दिखा, रेडियो एक्टिव डीएनए दिखाई दिया, क्योंकि फास्फोरस जो है केवल डीएनए में होता है। बात समझ में आया, इसीलिए वहां विकिरण सक्रिय डीएनए बना, जहां विकिरण सक्रिय फास्फोरस था, और जहां विकिरण सक्रिय सल्फर था वहां विकिरण सक्रिय प्रोटीन में डेवलप हुआ। अच्छा, ये जो इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको अब 3 स्टेप में ये उसका यूज किए। सबसे स्टेप्स ऑफ क्या, हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट, स्टेप्स ऑफ हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट्स, स्टेप्स ऑफ हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या स्टेप है, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहला नंबर में इन्होंने क्या कराए थे, इन्फेक्शन कराए थे। इन्फेक्शन, सबसे पहले इन्फेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्रमण कराए थे। सबसे पहले ये संक्रमण कराए थे। अच्छा, इन्फेक्शन के बाद इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन किसके साथ ये इन्होंने कराया था, तो सर ये इन्फेक्शन कराए थे जैसे मान लीजिए इकोलाई बैक्टीरिया के साथ। ये बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, इकोलाई। इकोलाई का पूरा नाम है इशरेशिया कोलाई। एक तरह का जीवाणु है, प्रोकैरियोटिक होता है और ये एक कोशिकीय होता है। अच्छा, इसका इन्फेक्शन ये किसके साथ करा दिए, सर इसका इन्फेक्शन जो है यानी इकोलाई का इन्फेक्शन ये किसके साथ कराए, तो इकोलाई का इन्फेक्शन करा दिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के साथ। किसके साथ जी, सर बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के साथ ये इसका इन्फेक्शन करा दिए। ये हो गया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के साथ इसे ये क्या किए, इन्फेक्शन करा दिए। ये बैक्टीरियोफेज के साथ इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया, यानी संक्रमण कराए। जैसे ही संक्रमण कराते हैं, अब ये क्या हुआ कि ये जो वायरस है, ऊपर में वायरस है, ये बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया, याद रहे ये क्या है जी, इकोलाई बैक्टीरिया है, इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया जो था ये क्या किया,
ये इकोलाई बैक्टीरिया में क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये अपने डीएनए को इसमें आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरित करने लगे। जैसे ही बैक्टीरियोफेज अपने वायरस, चूंकि अगर सांप आपको काटता है तो आपके शरीर में जहर छोड़ता है ना, तो इन्फेक्शन के बाद ये वायरस अपना डीएनए को इनके बॉडी में छोड़ा। जैसे ही छोड़ा, अब इनको क्या लगा, इकोलाई बैक्टीरिया को क्या लगा कि ये मेरा ही बैक्टीरिया है, मेरा ही डीएनए है। अब उसके बाद ये उसका रेप्लिकेशन करने लगे, यानी कॉपी तैयार करने लगे। अब क्या हुआ कि इनके शरीर में क्या बढ़ गया, वायरल डीएनए, यानी वायरस का डीएनए बढ़ गया। अब ये संक्रमित हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में ये क्या करते हैं, पहला स्टेप में इन्फेक्शन और दूसरा स्टेप में अब इसका ब्लेंडिंग करा दिए। ब्लेंडिंग का मतलब होता है सम्मिश्रण, या हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, अनावरण। क्या बोलते हैं जी, अनावरण, अनावरण या ब्लेंडिंग। आप लोग पहले से ही पढ़े हैं, घुलना मिलना, मतलब समझिए ना, मिक्सी में डाल के इसको घुला मिला दिए, एकदम से पीस पास दिए। इसलिए मिक्स किए ताकि बैक्टीरिया का भी डीएनए पहले से बैक्टीरिया में होगा। आपको पता है कि जो इकोलाई होता है यह एक तरह का, इकोलाई क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। इकोलाई क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। अच्छा, अगर इकोलाई बैक्टीरिया है ना, तो ये बाहरी लेयर, ये 3 बाहरी लेयर से मिलकर बना हुआ होगा। कितने बाहरी लेयर से मिलकर बना होगा सर, ये 3 बाहरी लेयर से मिलकर बना हुआ होगा। तीन ये बाहरी लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 3 बाहरी लेयर हो गया। एक बाहरी, सबसे बाहरी लेयर को शायद आपको याद होगा, बैक्टीरिया 3 बाहरी लेयर से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग सेल इन्वेलप यानी कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका आवरण 3 अस्तर से मिलकर बना होता है। पहला अस्तर को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, शायद याद आ रहा होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। उसके बाद वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भीति, सेल वॉल। अच्छा, सबसे अंदर वाले को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। अच्छा, ये बातें आप लोग को पता होगा। और इसके अंदर एक होता है न्यूक्लियोइड, सर्कुलर डीएनए, जो इनका डीएनए हो गया, और एक होता है इसमें प्लाज्मिड, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए। प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी के शरीर में हम चाहते हैं आनुवांशिक रूप से इनमें बदलाव कुछ, तो अगर इनमें आनुवांशिक रूप से बदलाव चाहते हैं, घबराइए नहीं, बदलाव नहीं करेंगे, बस बता रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम कोई दूसरा डीएनए का टुकड़ा काट के लाएंगे, हम किसके साथ, ई डीएनए के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम इस डीएनए के साथ, प्लाज्मिड, इसका नाम है वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए यही है जो उनके शरीर में, ये इसी के द्वारा हम पहुंचा सकते हैं डीएनए के टुकड़े को। इसमें हम इसके टुकड़े को काट के हटा के इसको जोड़ देंगे, इको R1, इस सब के बारे में आगे बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। तब इसमें डाल के तब हम पूरा इकोलाई को उठा के इनके शरीर में डाल देंगे। बैक्टीरिया का तो आसानी से अंदर चल जाएगा, खाने में डाल देंगे, पानी में डाल के पिला देंगे, इनके शरीर में चला गया। आज जब इनके शरीर में इकोलाई जाएगा, अब सबको नहीं डाल दीजिएगा, अब स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी को मत डाल दीजिएगा, न्यूमोनिया पकड़ लेगा। चाहे मान लीजिए कि आप ये, जैसे इसमें से टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है साल्मोनेला टाइफी, उसको तो नहीं डाल सकते हैं। आप इसमें से इकोलाई को डाल सकते हैं, क्योंकि इकोलाई हमारे लिए लाभदायक ही है, हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य में इकोलाई जो होता है ये विटामिन ई तथा के का निर्माण करता है आंतों में, ये बताए भी हैं आप लोग को। और ये पॉल्यूशन इंडिकेटर बैक्टीरिया भी है, इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, पॉल्यूशन को सूचित करने वाला जीवाणु है। अच्छा, तो अब इसमें हम जैसे डाल के इनके अंदर डाल दिए, अभी इनको संक्रमित करा दिए। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, ये इकोलाई को खुद संक्रमित कराएंगे, किससे, वायरस से। कौन वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज टोबैको मोजाइक वायरस, आप लोग नाम सुने होगा, टीएमवी वायरस इसको बोलते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ देखिएगा, अब हम लोग को ब्लेंडिंग कराना है। ब्लेंडिंग मतलब अभी आप लोग को दिखाए थे
इस फोटो में दिखाया गया है कि बैक्टीरिया में, सुनिए, बैक्टीरिया में उसका अपना डीएनए होता है कि नहीं? अरे है नहीं सर, उसका अपना डीएनए। अब ऊपर से वायरस भी अपना डीएनए डाला है कि नहीं? अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या समझा, ये मेरा ही डीएनए है, उसको और संख्या बढ़ा दिया है, रेप्लिकेशन, प्रतिकृति कर दिया। डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी अपनी संख्याओं को, अपने इस डीएनए की संख्या को और बढ़ा दिया। लेकिन संजोग से वायरल डीएनए था। अब क्या हुआ, वायरल डीएनए भी बढ़ गया इसके अंदर, इसका अपना डीएनए पहले से था ही। अब ये उसको मिक्सी में डाल के ब्लेंडिंग कर दिए, मतलब उसका अनावरण कर दिए। जैसे ही अनावरण होता है, अब पूरा ये घुल मिल गया। और जब घुल मिल गया तो ये तीसरे स्टेप में इसका क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किए? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अच्छा, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। जैसे ही इसका अपकेंद्रण कराए, अब अपकेंद्रण करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कराए ताकि उसमें वायरस का जो डीएनए था और बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो तो एक साथ मिल गया है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कराया था कि वायरस का डीएनए अलग हो जाए और बैक्टीरिया का डीएनए अलग हो जाए। अब हमें पता क्या लगाना है उस प्रिपरेशन में, उसमें यह पता लगाना है कि वहां वायरस का डीएनए जो आया है, उसमें वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ जो आया है, क्या वो डीएनए है या प्रोटीन है। मतलब इसमें तो आपको दो गो एक्सपेरिमेंट ना करना है। दो गो क्यों सर? तो यहाँ आप दो गो अलग अलग जगह पे ना रखे हैं। एक को आप कहाँ रखे हैं? रेडियो एक्टिव। एक जो बैक्टीरियोफेज है उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए वाला है, एक है रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला। अब दोनों का ट्रांसफर आप करवा के दोनों में ब्लेंडिंग ऐसे ही करेंगे, दोनों में सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे ही करेंगे, और तब नीचे देखेंगे कि जो डीएनए बच रहा है, मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ बच रहा है, उसमें डीएनए आया है कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन आया है। तब लास्ट में क्या पता चलता है कि इसमें डीएनए दिखाई दिया, प्रोटीन का तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ है वायरस से, यानी वायरस से प्रोटीन का ट्रांसफर ही नहीं हुआ है उस बैक्टीरिया में। केवल और केवल किसका ट्रांसफर हुआ था? डीएनए का हुआ था। तब ये मान लिया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। अब आते हैं हम लोग, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ये बातें ध्यान में रखना है कि हार्सी चेस का एक्सपेरिमेंट कितने स्टेप में हुआ? 3 स्टेप में। कौन कौन? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी संक्रमण, अनावरण और अपकेंद्रण। अब आते हैं हम लोग भाषा पे, लैंग्वेज को अब समझते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्लियर? चलिए ठीक है, इसको हम बाद में आप लोग को लिखवाएंगे, पहले हम लोग थोड़ा भाषा पे आते हैं। अब यहाँ देखना है हमें कि हार्सी चेस एक्सपेरिमेंट, हार्सी चेस एक्सपेरिमेंट यानी हार्सी चेस का प्रयोग जो 1952 ईस्वी में हुआ था। ये प्रयोग कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अब देखिए, हार्सी एंड चेस ग्रेव सम बैक्टीरियोफेज वायरस ऑन अ मीडियम। हार्सी और चेस, सुनते चलिएगा, हार्सी और चेस कुछ जीवाणु भोजी नामक विषाणु को विकसित किए थे। कहाँ किए थे? माध्यम में, मीडियम में। और वो माध्यम कौन सा था? तो सर वो माध्यम था जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, और दूसरा माध्यम था एंड सम अदर ऑन मीडियम, सम अदर ऑन मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। यानी दो माध्यम था सर, एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर। इसी माध्यमों में, दो अलग अलग माध्यमों में इन्होंने बैक्टीरियोफेज को डेवलप किया था, विकसित करा था। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ? वायरस
जो वायरस को डेवलप किया गया था फास्फोरस 32 यानी रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, यानी सक्रिय विकिरण सक्रिय फास्फोरस में जिस वायरस को डेवलप किया गया था उसमें क्या दिखाई दिया, क्या प्राप्त हुआ? उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए यानी रेडियो एक्टिव डीएनए दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? बिकॉज ओनली डीएनए कंटेन फास्फोरस, क्योंकि डीएनए फास्फोरस में होता है। डीएनए ये सॉरी फास्फोरस जो है केवल डीएनए में होता है। उसके बाद वायरस जिसे सल्फर में डेवलप किया गया था, वैसा वायरस जिसे सल्फर में डेवलप किया गया था उस वायरस में क्या था? रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। उसमें क्या था जी? रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। क्यों? तब उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन क्यों दिखाई दिया? क्योंकि सल्फर जो है, बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है। ठीक है, प्रोटीन में सल्फर होता है, डीएनए में नहीं होता है, इसलिए ये प्रोटीन में डेवलप हुआ था। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पहले इसका हिंदी एक बार लिख लीजिए। काहे परेशानी कर रहा है जी? ऐसा होता है तो प्रॉब्लम क्या चीज में रहता है जी? उसी में। ऊपर वाला लाइट में भी ऐसा आ रहा है क्या? चलिए अब हिंदी लिखेंगे इसका। हिंदी लिखे। हर्शी और चेस, हर्शी और चेस नामक वैज्ञानिक ने कुछ हर्शी और चेस नामक वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज नामक कुछ विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस और विकिरण सक्रिय सल्फर जैसे दो माध्यमों में विकसित किए। हमने क्या बोला? हार्सी और चेस नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु को रेडियो एक्टिव यानी विकिरण सक्रिय फास्फोरस और विकिरण सक्रिय सल्फर जैसे दो माध्यमों में विकसित कराए। नेक्स्ट पॉइंट हिंदी लिखिए। अब लिखेंगे विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय फास्फोरस में रखा गया था, विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय फास्फोरस में रखा गया था उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए प्राप्त हुआ। क्योंकि फास्फोरस केवल डीएनए में होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर में रखा गया, विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर में रखा गया था वहां विकिरण सक्रिय प्रोटीन प्राप्त हुआ। क्योंकि सल्फर केवल प्रोटीन में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
इसके बाद का पॉइंट जो है, अब क्या हुआ देखेंगे, अब समझिएगा ध्यान से। These preparations were used separately to infect E. coli। अब हमने क्या बोला कि जैसे ही उनको ये प्रिपरेशन प्राप्त हुआ, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज, और एक जगह पे जिस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने सल्फर में रखा था, सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर में रखा था, वहां रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद ये क्या किए कि इस प्रिपरेशन को अलग अलग उपयोग करके इकोलाई के साथ संक्रमित कराने लगे। संक्रमण सबसे पहला स्टेप में क्या कराया इन्होंने, संक्रमण कराए। आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद जो इकोलाई सेल थे उसको क्या किया गया, इकोलाई सेल जो था उसको उसमें ब्लेंडिंग करा दिया गया। ब्लेंडिंग मतलब कि उसको मिश्रण करा दिया गया, उसमें डीएनए जो था उसका मिश्रण हो गया। वो बैक्टीरिया का डीएनए, वायरस का डीएनए, बैक्टीरिया और वायरस दोनों के आनुवांशिक पदार्थ आपस में मिक्स हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, देन द कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूग्ड, और उसके बाद इस कल्चर को सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया गया, यानी अनावरण। सबसे पहले संक्रमण, उसके बाद अनावरण यानी ब्लेंडिंग, और उसके बाद उसको अपकेंद्रण करा दिया गया उसका, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया। क्यों कराया गया, ताकि इससे पता चले टू सेपरेट लाइटर वायरस पार्टिकल्स एंड हेवियर वायरस पार्टिकल। यानी कि लाइटर वायरल पार्टिकल का मतलब हुआ यानी कि हल्के विषाणु के कण और भारी जीवाणु के कण, ये अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि तीसरे स्टेप में जैसे ब्लेंडिंग, यहाँ सबसे पहले इन्फेक्शन कराया गया। इन्फेक्शन में रेडियो ये इन्फेक्शन दो जगह पे कराया गया, एक प्रोटीन का एक जगह और दूसरे जगह पे किसका, डीएनए का। बात समझ में आया, प्रोटीन रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ एक जगह इन्फेक्शन कराया गया और एक जगह रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ इन्फेक्शन कराया गया। जब रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ इकोलाई का इन्फेक्शन कराया गया, तब यहाँ ब्लेंडिंग के साथ लास्ट में क्या पता चलता है कि वहां स्थानांतरण प्रोटीन का हुआ ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ रेडियो एक्टिव डीएनए को इकोलाई के साथ इन्फेक्शन कराया गया, तब यहाँ क्या दिखा, ब्लेंडिंग के बाद जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, तब पता चला कि यहाँ पे जिस आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण हुआ है वो डीएनए है। प्रोटीन तो स्थानांतरित ही नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ प्रोटीन का। मतलब रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज में से प्रोटीन का तो ट्रांसफर नहीं हुआ था ये बैक्टीरिया में, लेकिन वायरस का लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस से डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरिया में हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन से पता चला, यानी अपकेंद्रण से पता चला। तो इससे ये दोनों अलग हो गए। जो हेवियर बैक्टीरिया के पार्टिकल थे वो नीचे तल में बैठ गए बटन में, और बाकी जो हल्के थे वो ऊपर के तरफ में, वायरस के जो हल्के पार्टिकल थे ऊपर में उठ गए। अब वहां बैक्टीरिया का अलग, वायरस का अलग हो गया। अब वहां से आसानी से देख सकते हैं कि वहां जो आया है वो वायरस वाला पार्टिकल आया है कि नहीं आया है। तो ई वाला में अइबे नहीं किया, जहां प्रोटीन था वहां कुछ आया ही नहीं था वायरस से, लेकिन जहां डीएनए था वहां वायरस से आया था। तो इसलिए बोल दिया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, चलिए अब आप लोग को ये पॉइंट को उतारना होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए लिखेंगे, हिंदी लिखिए, ये विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी का, ये विकिरण सक्रिय, ये विकिरण, दीज प्रिपरेशन मतलब क्या हो गया, विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी। लिखे विकिरण सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज। तो लिख लेंगे ये विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी का उपयोग करके इकोलाई को अलग अलग संक्रमित कराया गया है। इकोलाई को अलग अलग संक्रमित कराया गया। ये विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी का उपयोग करके इकोलाई को अलग अलग संक्रमित कराया गया। हो गया, इकोलाई को अलग अलग संक्रमित कराया गया। चलिए नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, संक्रमण के बाद, हिंदी लिखिए नेक्स्ट पॉइंट का, संक्रमण के बाद
संक्रमण के बाद इकोलाई जीवाणु को हो गया, संक्रमण के बाद इकोलाई जीवाणु को सम्मिश्रण सम्मिश्रण जीवाणु को सम्मिश्रण 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 ब्रैकेट में ब्लेंडिंग सम्मिश्रण ब्रैकेट में ब्लेंडिंग करने से, सम्मिश्रण ब्रैकेट में ब्लेंडिंग करने से विषाणु के आवरण को जीवाणु से अलग कर दिया गया। विषाणु के आवरण को जीवाणु से अलग कर दिया गया, चाहे अलग कर दिया जाता है। विषाणु के आवरण को जीवाणु से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, विषाणु के आवरण को जीवाणु से हो गया अलग कर दिया जाता है। चलिए अगला एरो देकर लिखेंगे, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में, देखिए अब अगला एरो देकर, जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में, जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण लिखा जाएगा, प्रचक्रण कराने पर विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। ठीक है, विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं, अर्थात अलग हो जाते हैं, अर्थात अपकेंद्रण के दौरान हल्के विषाणु के, अपकेंद्रण के दौरान हल्के विषाणु के कण भारी जीवाणु के कण से अलग हो जाते हैं। हल्के विषाणु के कण भारी जीवाणु के कण से अलग हो जाते हैं। चलिए हो गया, अलग हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमित होने वाले। देखिए अब देखिएगा, बैक्टीरिया जो वैसे वायरस से संक्रमित हुआ जिस वायरस में रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव था। अब सुनिएगा, अब यहाँ फाइनल निष्कर्ष ये बता रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन भी करा दिए, मतलब इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद लास्ट में तीनों स्टेप के बाद ये इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन बता रहे हैं। ये बोले बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए, यानी कि जो जीवाणु उस विषाणु के द्वारा संक्रमित हुआ जो जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, मतलब जो विषाणु विकिरण सक्रिय डीएनए वाले वायरस के साथ संक्रमित हुआ, वो क्या था, रेडियो एक्टिव था। मतलब देखिए कहने का मतलब है जो डीएनए से संक्रमित हुआ है, जो भी बैक्टीरिया डीएनए रेडियो एक्टिव वायरस से संक्रमित हुआ है, और अगर वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है तो इसका मतलब माना जाएगा कि रेडियो एक्टिव वायरस में से ये रेडियो एक्टिव वाला कैरेक्टर का ट्रांसफर इस बैक्टीरिया में हुआ है। लेकिन दूसरे स्टेप में जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ संक्रमित कराया गया था, जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस के साथ संक्रमित कराया गया था, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वायरस से कोई पार्टिकल का ट्रांसफर ही नहीं हुआ इस वायरस में, बैक्टीरिया में। अरे बात समझ रहे हैं हम क्या बोले कि इन्फेक्शन जो कराया गया था ना, तो रेडियो एक्टिव डीएनए
वाले विषाणु से जिस बैक्टीरिया का संक्रमण कराया गया वो बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव था, वो रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन लेकिन जिस वायरस में, जो वायरस रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला था, जब उसका संक्रमण बैक्टीरिया के साथ कराया गया तो उसमें आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, मतलब उसमें कोई भी वायरस के पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हुआ, तब तो वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब यह होगा कि डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन का नहीं हो रहा है, इसलिए लास्ट में यह प्रूफ हुआ, दिस प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विथ वायरस हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव, यानी बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए वायरस से संक्रमित हुआ वो रेडियो एक्टिव था, अर्थात डीएनए हैड पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, यानी कि डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड हुआ किसके द्वारा, वैसे वायरस के द्वारा जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वे आर नॉट रेडियो एक्टिव, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं था। इसका मतलब कि इसमें प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, यानी कि प्रोटीन जो है ये वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुआ है। लास्ट में ये पता चला, दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इससे स्पष्ट हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन का ट्रांसफर हुआ रहता तो यहाँ पे ये भी बैक्टीरिया क्या हो जाता, रेडियो एक्टिव होता। लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसे जरा आप लोग नोट करेंगे। जो जीवाणु, लिखेंगे जो जीवाणु जो जीवाणु जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए, विकिरण सक्रिय डीएनए वाले विषाणु से, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए वाले विषाणु से संक्रमित हुए, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए वाले विषाणु से संक्रमित हुए, वे विकिरण सक्रिय थे, वे विकिरण सक्रिय थे। ठीक है, यानी जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए वाले विषाणु से संक्रमित हुए वे विकिरण सक्रिय थे, अर्थात हाँ उसी में अर्थात डीएनए का स्थानांतरण विषाणु से जीवाणु में हुआ है, अर्थात डीएनए का स्थानांतरण विषाणु से जीवाणु में हुआ है। हो गया, अर्थात डीएनए का स्थानांतरण विषाणु से जीवाणु में हुआ है। चलिए अगला एरो दीजिए और लिखिए, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय प्रोटीन वाले विषाणु से संक्रमित हुए, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय प्रोटीन वाले विषाणु से संक्रमित हुए वे विकिरण सक्रिय नहीं थे, वे विकिरण सक्रिय नहीं थे। हो गया, अर्थात
अर्थात विषाणु से जीवाणु में प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं हुआ। अर्थात विषाणु से जीवाणु में प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं हुआ। ठीक है, प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बातें लिख लीजिएगा। स्टेप्स ऑफ हार्सी चेस एक्सपेरिमेंट, सिर्फ स्टेप आपको लिख लेना है, यहाँ कोई फिगर नहीं बनानी है आपको। सिर्फ क्या लिखना है, स्टेप लिखना है। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। सिर्फ इतना ही बातें आपको लिखना है, इसको नोट करेंगे। नोट कीजिए, इन्फेक्शन, अच्छा लास्ट में एक और पॉइंट हम बताए थे, वहां लिखवाए थे दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसका हिंदी बस लिख लेना है, इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। बात समझ में आया? इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। हो गया, इससे प्रमाणित होता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। चलिए बस हो गया। उसके बाद ये फिगर ये उतार लेना है आपको। फिगर इसमें नहीं उतारना है, बस इतना उतारिएगा, स्टेप्स ऑफ हार्सी चेस एक्सपेरिमेंट, यानी हार्सी चेस के प्रयोग का स्टेप। कितने स्टेप में हुआ? 3 स्टेप, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। उसके बाद ये फिगर आप लोग को बना लेना है, ये फिगर भी उतारना है।